नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और इस बार हम आ पहुंचे हैं एक और मंत्री जी के पास, क्योंकि उनके पास इतने सारे इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं, विभाग हैं कि उनके साथ पूछना ये ज़रूरी हो जाता है कि वो चारों विभाग किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और कौन सा एक ऐसा विभाग है जिस पर बहुत सारे सवालात बनते हैं। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे कंवरपाल जी का। बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका। कंवरपाल जी, आपके पास 4 इतने इम्पोर्टेंट विभाग हैं, शिक्षा बोलें या पर्यटन बोलें, संसदीय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्री हैं आप, जंगलात विभाग भी आपके पास है। लेकिन अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन से विभाग से आपको मिल रहा है? देखिए, मेन जो मेरा विभाग है वो तो एजुकेशन ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा उसमें ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। दूसरे जो विभाग हैं उसके बाद फॉरेस्ट है, उसके बाद टूरिज्म है, उसके बाद पार्लियामेंट अफेयर है। टूरिज्म भी एक चैलेंज है कहीं ना कहीं हरियाणा। हाँ, नहीं बिल्कुल, टूरिज्म में करने के लिए बहुत कुछ काम है अभी, और काफ़ी लोग से हम राय ले भी रहे, कुछ लोग अपनी राय दे भी रहे। तो हमारा प्रयास है कि इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब अभी तक क्या रहा टूरिज्म का ना जी, एक सोच इस प्रकार से रही कि भाई जैसे होटल चलाना था ना जी, तो एक पुराने टाइम में जो भी गवर्नमेंट रही, शायद उस टाइम की जरूरत ये रही होगी कि हमने एक इस टाइप का टूरिज्म बढ़ावा नहीं मिला। नहीं, टूरिज्म को ऐसा डेवलपमेंट दिया चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में कि जो नेशनल हाईवे थे उनके पास पास हमने जो अपने हैं कॉम्प्लेक्स बनाए। ठीक था शायद उस टाइम, वो सही था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, वो उस टाइम सही था, जैसा उन्होंने किया वो सही था। लेकिन वास्तविकता में टूरिज्म का फायदा जब ज़्यादा है अगर लोगों की आमदनी बढ़े। मान लीजिए मैं अपना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चलाऊं, इससे लोगों को तो कोई लाभ नहीं हुआ। सही बात है। तो लोगों को लाभ देने के लिए सरकार है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि भी हम जो अच्छे स्थान है जहाँ टूरिज्म मतलब टूरिस्ट ज़्यादा जा सकता है, तो उनको हम इस तरीके से डेवलप करें और ताकि लोगों को लाभ हो। जैसे होम स्टे का हमने अभी फैसला किया कि अगर उसमें हम चाहते हैं कि वो बढ़ना चाहिए, लोग अपने यहाँ एक ऐसा स्थान बनाए कि कोई टूरिस्ट आए तो वहाँ रह सके, तो उससे उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी। मान लीजिए आसपास के 20, 30, 50 लोग या 100 लोग भी ऐसा करते हैं एक एक जगह पे, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो हमारी सोच ये है कि लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, ना कि हम होटल चलाने का काम करें। ये हमारा काम नहीं है होटल चलाना, तो हम उस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन अब उसमें टाइम तो लगेगा काफ़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा आज ही हो जाए इम्प्लीमेंट। अच्छा, अब जो आपका सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और जो सबसे चैलेंजिंग भी है, शिक्षा, उस पर हम आते हैं। अभी जो शिक्षा का स्तर कहूँ या इसका जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं हरियाणा में? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ मैं। अब उसमें बहुत खामी है। और सबसे बड़ी जो कमी है, मेरा ख्याल है उस पर ज़्यादा आपके प्रश्न नहीं है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा उस पर नहीं। सबसे जो कमी है, जो मैं समझता हूँ कमी है, वो है कि टीचर की कमी है। बहुत ज़्यादा। ये मैं इसको सबसे खतरनाक मानता हूँ। मैं टाट पे बैठने को बुरा नहीं मानता। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास टीचर होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब घर से भेजा अभिभावक ने, तो इसलिए भेजा कि वो वहाँ से। ये सर मुझे ये बताइए, इसकी वजह क्या रही? मतलब इतने सालों से आप नूंह चले जाएं या फिर किसी भी आप रूरल एरिया में चले जाएं, थोड़ा सा रिमोट एरिया, वहाँ पे पूरे के स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, वहाँ पूरे स्कूल में 2 कमरे, 2 में 1 टीचर या फिर 4 कमरे 1 टीचर, चारों कक्षा एक साथ लग रही हैं। तो मतलब कितना बुरा हाल है। ये इसमें बहुत खामियां रही। अब इतना आसान नहीं है। अब जैसे जेबी टीचर है जी, अब उसकी हमने पॉलिसी तो बनाई कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसको भेज नहीं सकते। लेकिन आमतौर पे क्या रहा कि जैसे भर्ती हुई जेबीटी की, उसके बाद हमने उसको मौका दिया कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जाना चाहता चले जाए। भर्ती हमने सारी इकट्ठी कर ली, लेकिन अब वो जिस डिस्ट्रिक्ट का था उस डिस्ट्रिक्ट में चला गया। अब मैंने ये बात रखी है सामने सरकार के भी, हम सरकार अभी है वैसे, हमने मतलब वही तो हमने ये बात रखी कि भी इसमें चेंज करने की जरूरत है। अब इसमें कई नियम आड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगा हो जाएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जेबीटी की भर्ती ही डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का टीचर लगना चाहिए और वो वहीं रहना चाहिए।
अब बार बार क्या करोगे, अब भर्ती तो होगी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, अब जब वो वापस चला गया तो वहाँ जगह जगह खाली होगी, तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि जेबीटी और टीजीटी दोनों टीचर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होनी चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने चाहिए, और स्कूल कोई खाली नहीं होना चाहिए। मतलब अभी क्या होता है, हर आदमी का एक प्रयास है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो नियम है बने, वो पहले नियम बने, अब बदलना बड़ा मुश्किल काम है। चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब जैसे अब जैसे नहीं, अब वो मेरे से भी संबंधित नहीं है, कई चीज़ें ऐसी गलत हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो शहर में जॉब कर रहा, उसको आप हाउस रेंट भी दे रहे, उसको दे रहे, और जो आपका दूर दे रहा उसको आप कुछ दे नहीं रहे, तो कोई भी आदमी क्यों दूर जाना चाहेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब उसको तो लाभ ये है कि एक तो उसका किराया बच गया और उसको वो भी पैसा फालतू मिल गया। तो इसकी वजह से जो तुम्हारे दूर के स्कूल हैं ना जी, वो खाली रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री से बात की कि कुछ ना कुछ उनके लिए हमने करना चाहिए, तो अब विचार कर रहे हैं उस पर, लेकिन इतनी जल्दी बदलाव तो नहीं था। लेकिन हमारा प्रयास है, अब मेरा नंबर 1 पे प्रयास ये है कि किसी भी स्कूल में टीचर कम नहीं होने चाहिए, वो टीचर पूरे होने चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे हैं और टीचर है नहीं, क्लास खाली है, ये नहीं होना चाहिए। जी, मुझे एक बात बताइए, ये दूसरा टर्म है, मनोहर सरकार पार्ट 2 है। पिछला 4 साल भी तो गया, स्कूलों की बात तब भी हो रही थी, स्कूलों की बदतर हालत सुधरेगी, ऐसा होगा, टीचर्स भरे जाएंगे, ये वो, लेकिन जो जेबीटी टीचर्स की आप बात कर रहे हैं वो परेशान रहे, उनका विरोध जारी रहा, कुछ निकल के आया नहीं, स्कूलों की हालत वही है, और यही चीज़ अब दोबारा फिर से हो रही है बात। तो क्या पिछले 4 साल में काम हुआ ही नहीं स्कूल में, क्यों ये प्रॉब्लम रह गई? बात तो नहीं है कि पिछले 4 साल में काम नहीं हुआ, पिछले 4 साल में भी अच्छा काम हुआ, लेकिन कुछ देखिए, अभी ये इतना बड़ा विभाग है कि इसमें कितना भी काम कर लेंगे ना जी, कुछ ना कुछ तो बकाया रहेगा। नहीं, लेकिन आउटकम निकलना तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए। आउटकम बड़ा अच्छा रहा है हमारा। पिछली बार जो हमारे रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हमारे रिजल्ट प्राइवेट से भी अच्छे हैं। अगर हरियाणा बोर्ड के साथ हम हमारी तुलना करोगे तो हमारा मैट्रिक का भी और +2 का दोनों का रिजल्ट प्राइवेट से अच्छा है। लेकिन क्योंकि पिछले बहुत लंबे टाइम में ना जी एक विचार बढ़ता चला गया लोगों का कि भाई अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट में मिलेगी, सरकारी में मिल ही नहीं सकती। मतलब एक कल्प दिमाग में ही बात बैठी कि सरकारी का मतलब है कि बस, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि आज हमारा स्तर अच्छा है और हमारी एजुकेशन उनसे अच्छी है, फैसिलिटी हमारी अच्छी है, और जैसा इस प्रकार का बिल्डिंग का, और दूसरा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में अगर बाहर के प्रदेश में आप किसी के साथ हमारी तुलना करोगे, हमारी बिल्डिंग उनसे अच्छी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारी है। अब कहीं ना कहीं आपको एक जगह मिला कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है, तो सारी खबर वही चलती रहे। बात एक जगह की नहीं है, मैं कह रही हूँ रिमोट एरियाज के जितने प्राथमिक स्कूल हैं वहां से यही चीजें, क्योंकि फील्ड में जब हम जाते हैं तो वो चीजें दिख रही हैं। जो मेन एरियाज है वहां पे डेवलपमेंट ठीक हो रही है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे वाकई दिक्कतें हैं। हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में हम थोड़े टाइम में, लगभग 2 साल में हम सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे। 2 साल में आपको कहीं टीचर की कमी नहीं मिलेगी, कहीं बिल्डिंग की कमी नहीं मिलेगी, और हम पूरा उस पर लगे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम सारे को ठीक कर देंगे। ठीक है। एक स्कूलों में ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब 10वीं तक पहुंचते नहीं बच्चे और उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं करते। ये हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ से बहुत ख़राब ये आउटकम जो है निकल के सामने आ रहा है। ये ड्रॉप आउट की समस्या को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि अवेयरनेस की कमी है। बात वहीं पे रुक जाती है कि अवेयरनेस है नहीं गाँव के स्कूलों में, रिमोट एरियाज़ के स्कूलों में बच्चों को निकाल लेते हैं जल्दी। हाँ, मतलब ये अवेयरनेस तो है ना, अवेयरनेस तो चाहिए ना। कुछ एनजीओ का भी सहयोग ले रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि ये हमारी घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम क्या, वैसे तो समाप्त होनी चाहिए। टारगेट तो समाप्त का है, समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो ड्रॉप आउट को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यानी हम 2 चीजों पर वो हो गए कि एक तो आपने कहा कि अगले 2 सालों में टीचरों की कमी बिल्कुल, टीचर और बिल्डिंग का जो मामला है बार है रहा, ये हम लगभग कंप्लीट कर देंगे, कोई कहीं होने का नहीं। अभी इस सेशन में हम टीचर का काफ़ी कुछ सुधार करेंगे, और इसमें कई बार इस प्रकार की गड़बड़ है कि कहीं बच्चे कम है लेकिन टीचर ज़्यादा हैं, और कहीं टीचर मतलब है नहीं और बच्चे हैं, इस प्रकार का। तो इसमें हम एक सामंजस्य बनाएंगे कि इस प्रकार की कहीं भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अब की बार जो सेशन चलेगा, अभी तो हम ट्रांसफ़र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी बच्चों के पेपर हैं, इस पेपर के बाद ही हम ये करेंगे। और हम एक और वो करेंगे कि भी साल में एक ही बार ट्रांसफ़र होगी, वो चाहे हम अप्रैल में करें या मई में करें, जिसमें महीने में करेंगे। तो साल में जैसे ही बच्चों का सेशन चालू होगा तो उसमें एक ही बार ट्रांसफ़र रहेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हाँ, ये भी बड़ा डिस्टर्ब होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ये परेशान
बड़ी परेशानी होती है, बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं इससे। बच्चे जो तो शिक्षक है इसमें वो कुछ भी। चीजें हम ऐसी लेके आएंगे जिससे एक नियम बनाएंगे और उस नियम के का पालन भी करेंगे। उसको हम किसी को छूट नहीं देंगे, फिर उसमें चाहे वो कोई भी है ठीक है। उसको पालना करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने कुछ किया, अब डेपुटेशन था हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब उससे कुछ नुकसान भी हैं कि मान लीजिए कोई जेन्युइन केस है तो रह जाएगा, लेकिन वो जेन्युइन केस 100 में एक है। अब ज्यादा लोग तो सिफारिश ही करा लेते हैं डेपुटेशन, क्योंकि मुझे कोई जगह पसंद है और मेरे पास सिफारिश है यही तो प्रॉब्लम है। मैंने सिफारिश से जाएगा अपना डेपुटेशन कर लिया। ऐसी पॉलिसी में रिलैक्सेशन था। अब जिसके पास असर था, कहीं उसकी अप्रोच थी तो वो ले लेता था। अब मैंने उसको समाप्त कर दिया, तो हम उस पर अड़ी गए हैं। अब तक हमने किसी का ऐसा किया नहीं है और आगे भी हम इस पर रहेंगे। ठीक है। आपसे पहले जो शिक्षा मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा जी, उनका जो फोकस था स्कूलों की शिक्षा पर, वैदिक शिक्षा पर उन्होंने बहुत एम्फेसिस किया, बहुत फोकस किया। और कहीं ना कहीं मंत्रोच्चारण और वैदिक शिक्षा, गीतोपदेश वगैरह, मतलब गीता का को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाना, इन सब पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया। आपका क्या एजेंडा है? क्या ऐसा कुछ आपके साथ आप भी यही सोच के चल रहे हैं कि वैदिक शिक्षा को देना है, या आप सारे चीज़ों को एक साथ एक जगह पे मिला के चलाना चाहते हैं? क्या है आपका एजेंडा शिक्षा को लेकर? शिक्षा हम दे रहे हैं वो ठीक तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ नैतिक एजुकेशन चलनी चाहिए। और उसमें गीता भी है, उसमें मैं समझता हूँ नैतिक शिक्षा पे मेरा पूरा वो रहेगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उस पर मैं समझता हूँ कि बच्चों को इस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो देश की समस्याएं हैं, दूसरी हैं, जहाँ हमने अच्छा काम करना चाहिए, मान लो पर्यावरण है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए और उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि इसके प्रति मैं भी वो है। देश के नियम कानून है, अब जो उसके बारे में उसको जानकारी, जल पानी का बचाने की है, जल संरक्षण की बात है, उसके बारे में बच्चे को सोचना ही चाहिए। अगर हम उसके अभी जो उसका दिमाग है उसमें इस बात को डाल देंगे तो मैं समझता हूँ कि जीवन भर वो उसका पालन करेगा और तभी उसमें सुधार हो सकता है। जी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जो आपके दूसरे विभाग हैं और शिक्षा को लेकर ही जो और 2-4 समस्याएं हैं उस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत कुछ है, बेरोजगारी है प्रदेश में, वो एक समस्या है। बाकी जो इनके विभाग हैं, जो जंगलात विभाग है, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं कंवरपाल जी, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में फिर से स्वागत। कंवरपाल जी हमारे साथ हैं और हम अब बात करेंगे बेरोजगारी की। कहीं ना कहीं वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, किस तरह से है कंवरपाल जी? बेरोजगारी प्रदेश में अभी भी एक समस्या है और जो स्कूल से निकलकर शिक्षित होकर निकल रहे हैं उनको ये शिकायत है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, जो नौकरी दे रहे हैं उनका ये कहना है कि इनकी जो शिक्षा है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ये एक गैप बड़ा टिपिकल सा है जिसको भरने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड शिक्षा जो है उसमें कमी है प्रदेश में। क्या आप ये मानते हैं, और अगर है तो क्या उसका उपाय है? देखिए, उसमें भी हम अभी पिछले टाइम में भी सरकार ने उसके लिए प्रयास किए और आने वाले टाइम में भी हम उसके लिए प्रयास करें। लेकिन अगर सब लोग ये कहें कि हमें सरकारी नौकरी मिले तो संभव ही नहीं है, दे ही नहीं सकते हम सरकारी नौकरी, उनको दे ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम यही है कि उनको एक प्रकार की ट्रेनिंग देके वो कोई अपना काम शुरू करें या किसी इंडस्ट्री के साथ वोकेशनल कोर्स वगैरह कराएं। और हाँ, इस तरीके के हमने पहले भी चला रखे हैं और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे और इसको बढ़ावा भी देंगे। आगे आने वाले टाइम में और बढ़ावा देंगे ताकि लोग इस प्रकार की ट्रेनिंग लेंगे, चाहे वो अपना बिजनेस करें, अपना कोई काम करें या कहीं इंडस्ट्री में काम करें। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोगों का यही है कि रोजगार का मतलब वो सरकारी रोजगार मान रहे हैं कि सरकार की नौकरी मिलेगी तो उसको तो रोजगार मानते हैं, लेकिन अगर वो इधर उधर काम करते हैं तो उसको नहीं मानते, क्योंकि उसमें सरकार का तो कोई रोल है नहीं, वो तो उन्होंने अपने आप ही अपने प्रयास से किया, तो उसको सरकार का नहीं मान रहे। तो लेकिन रोजगार तो सरकार सबको तो नहीं दे सकती नौकरी, अब इतनी नौकरी है नहीं सरकार के पास। हाँ। तो हमारा तो यही है कि लोगों को अपने आप उसकी तरफ प्रयास करना चाहिए और जो लोग इस अपने आप काम कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम है, उसकी ऐसी बात नहीं है। तो एक आत्मविश्वास व्यक्ति में होना चाहिए कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, केवल इसलिए कि सरकार के ही जॉब मिलेगी। सरकार के हालांकि सरकार ने बहुत दी है पिछली बार, मैं कहता हूँ पिछली सरकारों से कांग्रेस के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा नौकरी दी और लोकदल के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा दी। लेकिन पर फिर मैं ये कहूँ कि वो पर्याप्त तो नहीं है। जी, आपने कांग्रेस इनेलो की बात कही। कांग्रेस इनेलो ही ये कह रही है कि नौकरियों का ये समस्या बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। अगर आप आंकड़ा उठा के देख लो, वो तो मेरे कहने की बात नहीं है। जितने कांग्रेस ने दिए उससे कांग्रेस से 6 गुना ज़्यादा है और लोकदल से 7 गुना, लोकदल से 7 गुना ज़्यादा है। वो तो पेपर पे है सारी चीज़। अब आप वो तो आप वैसे ले लो,
आरटीआई से ले लो आप, उन्हें देख लोगे उन्होंने अपने 10 साल में कितनी नौकरियां दी, हमने अपने 5 साल में कितनी दी, या इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने 5 साल में कितनी दी और हमने अपने 5 साल में कितनी दी। तो वो तो हमने ज़्यादा दी, लेकिन फिर भी नहीं मैं मानता इस बात को कि हम सबको नौकरी दे सकते, फिर भी नहीं दे सकते, चाहे हम उसको 6 गुना ज़्यादा दें, लेकिन दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, बात तो सही है, बिल्कुल। रोजगार के लिए ज़्यादा लोग हैं। जी, जी, जी। अब हम थोड़ा-सा, चूँकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं, तो उस पर भी थोड़ी-सी बात कर ही लें। केजरीवाल की जो मुख्य शिकायत है हरियाणा को लेके, वो शिक्षा को लेकर ही है कि या मतलब हरियाणा के स्कूल अगर कंपेयर करना है, जब सीएम जाके वहाँ पर रैली करते हैं, तो केजरीवाल का जो जवाब होता है वो यही होता है, पहले अपने शिक्षा के स्तर को तो वहाँ सुधार लें, पहले हमारे दिल्ली के स्कूलों के साथ कंपेयर करके तो देख लें। उसको उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो केजरीवाल जी ना जी, ये एडवर्टाइज के बड़े बड़े मास्टर हैं। वो एक बात को उनका आप स्कूल उनका के बारे में तो बोलिए, उनका जो कह रहे हैं। उनका ये है कि एक ही बात को ना 100 बार बोल दो झूठ को तो वो सच हो जाएगा। अब जैसे उन्हें मोहल्ला क्लिनिक वाली बात है, अब उन्होंने बात तो की थी हॉस्पिटल खोलने की, और उस टाइम मेरे हाल 900 की बात कही उन्होंने, 900 खोल लेंगे, और खोल नहीं, अभी मैं क्लियर है, अच्छा, खोल लिया उन्होंने एक भी नहीं। अभी किसी ने आरटीआई लगाई, उसने कहा कि एक हॉस्पिटल भी नहीं खुला, केवल मोहल्ला क्लिनिक खुले। ऐसी एजुकेशन भी है। एजुकेशन के मामले में जितना प्रचार उन्होंने रखा, जब हम दिल्ली गए या वहाँ पहुँचे, तो इतना कुछ है नहीं जितना कुछ है। मैं मानता हूँ कि कहीं एक चीज़ में थोड़ी बहुत ये वो सरकारी आगे स्कूलों निकले का किया तो है होंगे, सर। लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम उनसे अच्छी एजुकेशन दे के दिखाएंगे। और हमारे यहाँ इतनी कमज़ोर भी नहीं है स्थिति कि कोई वो है। जब मैं कह रहा कि हमारे प्राइवेट से अच्छे रिजल्ट हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बढ़िया रिजल्ट हम सरकारी में दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसके सुधार करें। मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे, मैं चाहता हूँ कि इसमें और सुधार होने चाहिए और बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब हम विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं, जो 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। जब हमने कल जब आपने बात की कि शुरू भले ही 17 से हो रहा है, लेकिन जो काम है वो 20 से शुरू होगा, क्योंकि प्री बजट जो एक आपका जो सेशन है वो भी चलना है। तो क्या अभी आपने क्या सोचा हुआ है, चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो क्या आपका क्या प्लान? नहीं, एक बहुत ही अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसमें होगा क्या ये 17 से 19 जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि भी ये सरकार जो है ये 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है, किसी एक पार्टी की एक उसकी नहीं सरकार, सबके लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी। जो बात मोदी जी ने कही कि सबका साथ सबका विकास, उसी को व्यवहार में लाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी बजट पेश करना, तो बजट पे विपक्ष का भी सुझाव क्यों ना लिया जाए। ये पहला चांस है, आज तक कभी किसी ने नहीं लिया था सुझाव। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे भी विपक्ष का भी सुझाव लेना चाहिए, हो सकता है उनके पास कोई अच्छी बात हो कहने के लिए। तो उन्होंने 3 दिन का इसीलिए बुलाया कि 17, 18, 19 में इसमें चर्चा करेंगे। अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है, अच्छा सुझाव है, तो हम इसलिए स्टार्ट उसमें करना चाहते हैं कि बजट पेश करने से पहले हम उसको उसमें जोड़ना भी चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सोच है। प्रजातंत्र ऐसे ही होता है, ऐसा ऐसा डेवलप कर रहा है, जहाँ बहुत डेवलप हो गया वहाँ ऐसे ही है। तो हम भी पहला प्रयोग है, और मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त प्रयोग है, क्योंकि आखिर जिन लोगों को चुनाव लोगों ने, फायदा होगा इससे? बिल्कुल 100% फायदा होगा। देखो, मेरा मानना है कि जिन लोगों को चुनाव जिताया जनता ने, सब ने ये उम्मीद करके जिताया कि मेरे प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, तो ये मेरी नैतिक ड्यूटी है कि मैं अपने प्रदेश के लिए अच्छा काम करूं, चाहे मैं विपक्ष में हूं चाहे मैं सरकार में हूं। तो अगर अच्छा सुझाव वो देते हैं, प्रदेश के हित में देते हैं, और वो मतलब लागू किया जा सकता है, तो निश्चित तौर से उसको लागू करेंगे। तो ये अच्छा परिणाम इसके रहेंगे, मुझे लगता है अच्छे परिणाम। और जिस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष भी उसी भावना के साथ अच्छे सुझाव देगा। बजट का कहाँ तक है? जो बजट जिस दिन पेश होना है उसका क्या है कुछ? देखिए, अभी तो नहीं मुझे एग्जैक्ट मैं बता सकता आपको किस दिन होगा, पर लेकिन 17, 18, 19 को ये होगा, 20 को महामहिम जी का भी भाषण होगा, उस पर चर्चा होगी। लगभग 3 दिन की चर्चा अक्सर होती है, उसके बाद 1 दिन का 24-25 के आसपास आप सोच। अब दिन क्या है, मेरे से 27-28 के शायद आसपास बजट पेश होगा, जहाँ तक ख्याल है मेरा। अच्छा, अब वैसे तो बीएससी का निर्णय है, ये जो भी होगा उसमें बैठ के चर्चा होती है, जहाँ फैसला होता है वहीं होता है। लेकिन आप पूछ रहे तो मुझे कुछ मतलब मैंने इसीलिए टेंटेटिव पूछा कि एक तो, लेकिन ये सारा अधिकार बीएससी का है, बिल्कुल, मेरा कोई। बिल्कुल। अच्छा, आप स्पीकर भी रहे हैं और अब आप एक मतलब 4 विभाग इस तरह से संभाल रहे हैं, एकदम पूरी तरह से इनटू हैं आप इसमें, और स्पीकर के तौर पर आपका अनुभव और ये 4 विभागों के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो आप, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं बतौर मंत्री? और जब आप देखिए, यहाँ व्यस्तताएं उसके मुकाबले में ज़्यादा हैं बहुत, एज ए स्पीकर के बजाय यहाँ व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी निर्णय हमने लेने होते हैं। वहाँ तो विधानसभा सत्र के दौरान तो बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम तो बहुत होता है, लेकिन उसके बाद कम होता है। बिल्कुल। तो लेकिन काम तो वो भी महत्वपूर्ण है।
अब जो काम सौंप दिया वही काम करना। अब ये काम मेरे जिम्मे दिया तो इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर सके, इसके लिए प्रयासरत हैं। जी, बस एक आखिरी सवाल जो शिक्षा से जुड़ा ही एक्चुअली रह गया था। जो नियम 134A के तहत गरीब बच्चों के दाखिले का मामला है सर, वो भी एक बड़ा, क्योंकि जो निजी स्कूल हैं वो भर्ती करते नहीं हैं। बेचारे जो अभिभावक हैं वो लगातार शिकायत करते रहते हैं कि नियम लागू होने के बावजूद उसकी पालना नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे निजी स्कूलों के खिलाफ जो नहीं एडमिशन देते? नहीं, अगर एडमिशन देते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन अब मैंने जो पहले था तो हम अपनी उसको कोई पेमेंट नहीं थी उस पहले, लेकिन अब हमने पेमेंट का प्रावधान कर दिया और अब हम उनको पेमेंट देते हैं। और जो पैसे जो अभी है कुछ की पेमेंट अभी रुकी है तो वो हम जल्दी ही उनको कर देंगे। ठीक 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 ठीक। अभी प्राइवेट स्कूलों का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था उसमें, और उन्होंने कहा था कि भी कुछ पैसा हमारा रुका हुआ है, तो मैंने उनको कहा था कि हम जल्दी और रिलीज कर देंगे और वो पैसा दे देंगे हम। लेकिन 134A के तहत जिनके एडमिशन होंगे वो उनकी जिम्मेदारी है, कोर्ट का आदेश है, उनको सब वो करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री, शिक्षा और बाकी 3 और जो बड़े विभाग हैं संभालने वाले कंवरपाल, जिनके साथ हमने तमाम उनके विभागों के बारे में बात की और उनकी जो आगे की योजनाएं हैं, विधानसभा सत्र के बारे में, दिल्ली चुनाव पर भी हमने बात कर ली, यानी तमाम वो चीज़ें कवर कर ली जो आने वाले दिनों में हम सबको देखने वाली हैं। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।